मानव शरीर के अंगों को बदलने की इस अद्भुत, अजीब और कभी-कभी तो थोड़ी डरावनी सीधे दुनिया मुद्दे में पर आते आप हैं। सबका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन से। हम सब ने उनकी तस्वीरें देखी हैं। वो हमेशा बहुत गंभीर, बहुत खिंचे-खिंचे से दिखते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन इसकी एक वजह थी, उनके नकली दांत। वो इतने खराब थे, इतने अनकंफर्टेबल कि उनके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सा खिंचाव रहता था। और वो बने किस चीज से थे? कुछ हाथी के दांत, इंसानी दांत और मेटल स्प्रिंग। हाँ, और वो स्प्रिंग, वो इतने ताकतवर थे कि वॉशिंगटन को अपना मुंह जोर लगाकर बंद रखना पड़ता था। नहीं तो क्या होता? नहीं तो वो डेंचर, वो उछलकर मुंह से बाहर गिर जाते। क्या बात है, ये तो कुछ भी नहीं है। उसी दौर में एक और प्रथा थी जो आज सुनने में बिल्कुल पागलपन लगेगी। अच्छा, मैट्रिमोनियल डेंचर। मैट्रिमोनियल, शादी से जुड़ा हुआ। ये क्या था? सोचिए, शादी के तोहफे के तौर पर दुल्हन के घर वाले उसके जो बचे खुचे स्वस्थ दांत हैं वो भी निकलवा देते थे। क्या? अपने ही अच्छे भले दांत? लेकिन क्यों? और उसे नकली दांतों का पूरा सेट देते थे। इसके पीछे की सोच एक तरह से बहुत प्रैक्टिकल थी। प्रैक्टिकल? इसमें क्या प्रैक्टिकल है? उनका मानना था कि भाई दांतों में सड़न तो होगी, तो उस पर बार बार खर्च करने से अच्छा है कि एक ही बार में सारे दांत निकलवाओ, नकली लगवाओ और जिंदगी भर की छुट्टी। बिल्कुल। उस जमाने का एक तरह का हेल्थ इंश्योरेंस प्लान था ये। वाह, ये कहानियां दिखाती हैं कि शरीर के अंगों को बदलने की हमारी कोशिश कितनी पुरानी है और शुरुआती दौर में कितनी कच्ची थी। सही बात है। तो आज हम इसी सफर पर बात करने वाले हैं। तांबे की नकली नाक से लेकर लैब में 3D प्रिंट हो रहे हैं अंगों तक। देखते हैं कि हम कहाँ से चले थे और कहाँ पहुंच गए हैं। तो शुरुआत शरीर के सबसे बाहरी हिस्से से करते हैं, त्वचा, नाक और बाल। इतिहास में अगर किसी की नाक कट जाए तो ये एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात होती थी। बिल्कुल। और 16वीं सदी के मशहूर खगोल शास्त्री टाइको ब्रेह, उनके साथ ऐसा ही हुआ था। हाँ, एक झगड़े में तलवारबाजी के दौरान उन्होंने अपनी नाक का ऊपरी हिस्सा खो दिया। और उन्होंने इसका जो जुगाड़ निकाला वो कमाल का था। बताइए। उन्होंने तांबे और शायद चांदी की बनी एक नकली नाक बनवाई और उसे वो एक खास किस्म के गोंद से अपनी जगह पर चिपकाते थे। गोंद से? हाँ, कहते हैं कि वो हमेशा अपनी जेब में उस गोंद की एक छोटी डिब्बी रखते थे, क्योंकि नाक कभी भी गिर सकती थी। किसी भी महफिल में, कभी भी। जरा सोचिए, आप किसी से बात कर रहे हैं और अचानक आपकी नाक टपक कर जमीन पर गिर जाए। ये तो किसी कॉमेडी फिल्म जैसा लगता है। लेकिन इसका एक सर्जिकल इलाज भी था। अच्छा? और वो शायद नकली नाक लगाने से भी ज्यादा भयानक था। अरे, 16वीं सदी के ही एक इटालियन सर्जन थे, गैस्पारे टालियागोजी। उन्होंने एक तकनीक निकाली थी। क्या तकनीक थी? वो मरीज की बाह के त्वचा का एक हिस्सा, मतलब एक फ्लैप, 3 तरफ से काटकर उठाते थे और उसे चेहरे पर नाक की जगह सिल देते थे। एक मिनट, अब अगर बांह से त्वचा का हिस्सा लिया तो वो चेहरे पे जिंदा कैसे रहता था? खून कहाँ से मिलता था? यही तो इस प्रक्रिया का सबसे मुश्किल हिस्सा था। त्वचा का जो चौथा हिस्सा है, हाँ, वो बांह से जुड़ा रहता था, ताकि खून का दौरा बना रहे। बिल्कुल, ताकि त्वचा मरे नहीं। इसका मतलब यह था कि मरीज को लगभग 3 हफ्तों तक 3 हफ्ते? हाँ, 3 हफ्तों तक अपनी बांह को एक बहुत ही अजीब पोजीशन में सिर के पास बांधकर रखना पड़ता था। सोचकर ही मेरे कंधे में दर्द होने लगा। और जब त्वचा चेहरे पर पूरी तरह जुड़ जाती थी, हाँ, तब उसे बांह से अलग किया जाता था। बाप रे! और जब इंसानी त्वचा कम पड़ जाती थी तब क्या होता था? तब लोग जानवरों की तरफ देखते थे। 19वीं सदी में जले हुए घावों को ढकने के लिए कुत्तों, भेड़ों, मुर्गियों, रुकिए, मेंढकों की त्वचा भी? हाँ, मेंढकों की त्वचा तक का इस्तेमाल किया गया। और कुछ डॉक्टरों का तो ये भी मानना था कि ये ग्राफ्ट स्थायी होते हैं। मतलब हमेशा के लिए? हाँ, मतलब मरीज की बांह पर हमेशा के लिए एक मेंढक की त्वचा का पैच लग गया। एक अखबार की सुर्खी थी, दोस्तों और मेंढकों के मांस से मरम्मत। ये सिर्फ एक अजीब फैक्ट नहीं है, ये उस समय की वैज्ञानिक समझ के बारे में भी बहुत कुछ कहता है ना? बिल्कुल, ये दिखाता है कि उस समय इम्यून सिस्टम या रिजेक्शन जैसी कोई समझ ही नहीं थी। वो शरीर को एक मशीन की तरह देखते थे, जहां कोई भी हिस्सा कहीं भी फिट कर दो। आज जलने के मामलों में सबसे पहले मरीज की अपनी ही त्वचा, जिसे ऑटोग्राफ्ट कहते हैं, उसका इस्तेमाल होता है। और अगर वो संभव ना हो तो अस्थायी तौर पर मृत मानव दाताओं की त्वचा या फिर सूअर की त्वचा, लेकिन सिर्फ एक पट्टी की तरह, एक बायोड्रेसिंग की तरह, जब तक मरीज का शरीर खुद को ठीक न कर ले। और त्वचा की ही तरह बालों का मामला भी बड़ा दिलचस्प है।
हेयर ट्रांसप्लांट डोनर डोमिनेंस के सिद्धांत पर काम करता है। ये सुनने में तो बड़ा भारी शब्द लग रहा है। इसका मतलब बहुत आसान है। हमारे सिर के पीछे और साइड के जो बाल होते हैं वो जेनेटिकली ऐसे प्रोग्राम्ड होते हैं कि वो झड़ते नहीं हैं। अच्छा, जबकि सिर के ऊपर के बाल झड़ सकते हैं। हाँ, तो डोनर डोमिनेंस का मतलब है कि अगर हम पीछे के बालों को निकालकर सिर के ऊपर लगा दें तो वो अपनी नई जगह पर भी अपनी पुरानी आदत नहीं छोड़ते। वो अपनी मातृभूमि के वफादार रहते हैं और झड़ते नहीं हैं। मतलब वो अपने नए पड़ोसियों से प्रभावित नहीं होते। ये तो कमाल है। तो भविष्य में क्या होगा? क्या हम इससे भी आगे जाएंगे? हाँ, भविष्य तो ट्रांसप्लांट से भी एक कदम आगे है। वैज्ञानिक अब स्टेम सेल से लैब में नई हेयर फॉलिकल्स मतलब बालों की जड़ें उगाने पर काम कर रहे हैं। लैब में? हाँ, सोचिए, गंजेपन का इलाज सिर के एक हिस्से से बाल निकालकर दूसरे में लगाने से नहीं, बल्कि लैब में आपके ही सेल से उगाए गए अनगिनत नए बालों से हो। ये तो पूरी इंडस्ट्री को ही बदल देगा। बिल्कुल। मतलब बाल तो उगाएंगे, लेकिन ये सब तो शरीर के बाहरी परत की बातें हैं। असली खेल तो तब शुरू होता है जब हम शरीर के अंदर कुछ बदलने की कोशिश करते हैं। सही बात है। जैसे हिप रिप्लेसमेंट। मैंने सुना है कि इसकी सर्जरी किसी ऑपरेशन थिएटर से ज्यादा एक फर्नीचर वर्कशॉप जैसी लगती है। ये सच है क्या? बिल्कुल सच है। अगर आप सिर्फ आवाजें सुने तो आपको लगेगा कि कोई अलमारी बना रहा है। सच में? हाँ, सर्जन सचमुच में हथौड़े, छेनी और आरी जैसे औजारों का इस्तेमाल करते हैं। हड्डी को काटना, घिसना और फिर उसमें मेटल इम्प्लांट को ठोक कर फिट करना ना, वो काफी हद तक बढ़ई के काम जैसा ही है। पर असली चुनौती ये औजार नहीं है। तो फिर क्या है? शरीर के अंदर किसी भी बाहरी चीज को डालना हमेशा से एक मुश्किल काम रहा है और सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है बायोफिल्म। बायोफिल्म ये क्या चीज है? ये बैक्टीरिया की एक बहुत ही चालाक और जिद्दी परत होती है। जब वो इम्प्लांट शरीर में डाला जाता है तो बैक्टीरिया उस पर चिपक कर एक चिपचिपी ढाल बना लेते हैं। एक ढाल? हाँ, जिसे बायोफिल्म कहते हैं। और ये ढाल इतनी मजबूत होती है कि एंटीबायोटिक्स भी इसके आर पार नहीं जा पाती और इसी वजह से इम्प्लांट्स में बार बार इन्फेक्शन होता है, जिसे ठीक करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। एग्जैक्टली। और जब बात सिर्फ जोड़ों की नहीं बल्कि पूरे के पूरे अंगों की हो, जैसे दिल या किडनी, तो चुनौती और भी बड़ी हो जाती होगी। बहुत बड़ी। मैंने सुना है कि दान किए गए अंगों को बहुत जल्दी ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। हाँ, परंपरागत रूप से अंगों को बर्फ पर रखकर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जिससे डॉक्टरों के पास सिर्फ 4 से 6 घंटे होते हैं। ये समय के खिलाफ एक दौड़ होती है। लेकिन अब तो नई तकनीकें आ गई है ना, जैसे हार्ट इन अ बॉक्स। हाँ, ये कमाल की मशीन है। ये दान किए गए अंग को शरीर के बाहर भी जिंदा रखती है। कैसे? वो अंग को गर्म रखती है, उसे ऑक्सीजन और पोषक तत्वों वाला खून पहुंचाती है, जिससे वो मशीन के अंदर भी धड़कता रहता है। तो इसका मतलब है कि अब समय के खिलाफ वो दौड़ थोड़ी धीमी हो गई है? बिल्कुल। इससे डॉक्टरों को अंग की जांच करने, उसे ठीक करने और प्रत्यारोपण की तैयारी के लिए कई घंटे ज्यादा मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ एक और बहुत ही दिलचस्प रहस्य है। वैज्ञानिक मानते हैं कि शायद एक ऐसा हार्मोन है जिसे वो मजाक में वाइटलिन कहते हैं। वाइटलिन? ये क्या है? ये एक काल्पनिक हार्मोन है, मतलब इसकी अभी खोज नहीं हुई है। अच्छा। ऐसा माना जाता है कि हमारा दिमाग लगातार एक ऐसा सिग्नल या हार्मोन भेजता रहता है जो शरीर के बाकी अंगों को बताता है कि सब ठीक है, काम करते रहो। और इसका सबूत क्या है? इसका सबूत तब मिलता है जब कोई मरीज ब्रेन डेड हो जाता है। भले ही उसे वेंटिलेटर पर रखा जाए, उसके शरीर को ऑक्सीजन मिलती रहे, फिर भी धीरे धीरे उसके अंग एक एक करके काम करना बंद कर देते हैं। ऐसा लगता है जैसे दिमाग से आने वाला वो लाइफ सिग्नल बंद हो गया है। ठीक यही। अगर हम इस वाइटालिन को खोज पाएं तो शायद हम अंगों को शरीर के बाहर अनिश्चित काल तक जिंदा रख सकेंगे। तो क्या हम भविष्य में अंगों का एक बैंक बना पाएंगे, जैसे ब्लड बैंक होते हैं, जहां जरूरत पड़ने पर पहले से जांचा परखा तैयार अंग मिल जाए? ये एक संभावना है। और एक दूसरा रास्ता है जो और भी ज्यादा साइंस फिक्शन जैसा लगता है। वो क्या? जेनोट्रांसप्लांटेशन। जेनो मतलब जानवरों के अंगों का इंसानों में इस्तेमाल? हाँ। लेकिन क्या हमारा शरीर किसी जानवर के अंग को स्वीकार कर लेगा? इम्यून सिस्टम तो उसे तुरंत रिजेक्ट कर देगा। सामान्य तौर पे तो बिल्कुल नहीं करेगा, लेकिन अब जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए वैज्ञानिक सूअर के अंगों को इस तरह बदल रहे हैं कि इंसानी शरीर उन्हें पहचान ही ना पाए। ये कैसे मुमकिन है? वो सूअर के डीएनए में से उन जीन्स को हटा देते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को हमला करने के लिए उकसाते हैं। तो भविष्य में शायद हर किसी का अपना एक निजी सूअर हो सकता है। हो सकता है, जिसे आनुवांशिक रूप से उसी व्यक्ति के साथ संगत बनाया गया हो ताकि जरूरत पड़ने पर वो स्पेयर पार्ट्स दे सके। अपना निजी सूअर होना,
ये सुनने में भविष्य जैसा तो लगता है, लेकिन थोड़ा अजीब और डरावना भी। क्या जानवरों से इंसानों में नई बीमारियां आने का खतरा नहीं बढ़ेगा? ये तो बहुत बड़ा रिस्क लगता है। ये एक बहुत ही जायज चिंता है और वैज्ञानिक इस पर बहुत गंभीरता से काम कर रहे हैं। उन सूअरों को बहुत ही नियंत्रित और साफ सुथरे माहौल में पाला जाता है, लेकिन हाँ, ये एक ऐसा नैतिक और वैज्ञानिक सवाल है जिस पर अभी भी बहस चल रही है। चलिए अब उस तकनीक की बात करते हैं जो इन सबसे ज्यादा भविष्य की लगती है, 3D बायोप्रिंटिंग। मतलब क्या हम सच में प्रिंटर से एक नया दिल प्रिंट कर सकते हैं? सिद्धांत रूप में हाँ, लेकिन ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। किताब में इसकी तुलना की गई है टोफू से कैथीड्रल बनाने से। टोफू से कैथीड्रल, इसका क्या मतलब? सोचिए, इंसानी कोशिकाएं बहुत नरम होती हैं, बिल्कुल टोफू की तरह। अगर आप टोफू के टुकड़े एक के ऊपर एक रखकर कोई ऊंची इमारत बनाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? वो अपने ही वजन से ढह जाएगी। कोशिकाओं के साथ भी यही होता है। इस समस्या से निपटने के लिए वैज्ञानिकों ने फ्रेश नाम की एक तकनीक बनाई है। फ्रेश? इसमें वो एक खास सपोर्ट जेल के अंदर प्रिंटिंग करते हैं। ये जेल प्रिंट हो रहे ढांचे को चारों तरफ से सहारा देता है। और जब अंग प्रिंट हो जाता है तब इस जेल को शरीर के तापमान पर गर्म करके पिघला दिया जाता है। वाओ, ये तो कमाल का आइडिया है। तो हम एक पूरा धड़कता हुआ दिल प्रिंट करने से कितने दूर हैं? विशेषज्ञों का कहना है कि ये तकनीक अभी राइट ब्रदर्स की पहली उड़ान जैसी है। मतलब हम जमीन से कुछ फीट ऊपर उड़ सकते हैं, लेकिन एक ऐसा विमान बनाने में जो पूरा दिन हवा में रह सके अभी दशकों लगेंगे। तो अभी हम बस छोटे छोटे ऊतक प्रिंट कर पा रहे हैं? हाँ, वैज्ञानिक कोशिकाओं के छोटे समूहों को एक साथ धड़कने पर मजबूर कर सकते हैं, लेकिन एक पूरा फंक्शनल अंग बनाना जिसमें अपनी खून की नसें हों और लाखों करोड़ों कोशिकाएं सही तालमेल में काम करें, वो बहुत ज्यादा जटिल है। तो जब तक हम अंग प्रिंट नहीं कर पाते तब तक सर्जन शरीर के मौजूदा हिस्सों का ही नए तरीकों से इस्तेमाल कर रहे हैं ना? बिल्कुल, और ये भी तो एक तरह का निर्माण ही है। हाँ। ये दिखाता है कि मानव शरीर कितना अनुकूलनीय है और सर्जन कितने रचनात्मक हो सकते हैं। जैसे वजाइनोप्लास्टी सर्जरी जो ट्रांस महिलाओं के लिए की जाती है, उसमें कभी-कभी कोलॉन यानी बड़ी आंत के एक हिस्से का इस्तेमाल करके योनि का पुनर्निर्माण किया जाता है। या फिर एक और उदाहरण फेलोप्लास्टी का है, जिसमें लिंग का पुनर्निर्माण किया जाता है। एक मामले में युद्ध में घायल एक सैनिक के जननांगों के पुनर्निर्माण के लिए उसके हाथ की एक उंगली का इस्तेमाल किया गया था। हाथ की उंगली का? यकीन नहीं होता। हाँ, ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन ये दिखाता है कि सर्जन शरीर के एक हिस्से को दूसरे हिस्से में बदलने के लिए कितनी रचनात्मकता का इस्तेमाल करते हैं। पर ये सब एक तरह का समझौता ही है ना? बिल्कुल, हमें ये याद रखना होगा कि ये सभी तकनीकें एक समझौता है। इनकी अपनी सीमाएं हैं, अपनी चुनौतियां हैं, और ये कभी भी असली अंग की तरह 100% काम नहीं कर पाती। आज की इस पूरी चर्चा को देखें तो हम टूटे फूटे दांतों के जुगाड़ से शुरू होकर जेनेटिक रूप से बदले हुए सुअरों और 3D प्रिंटेड अंगों तक पहुंच गए हैं। ये सफर कोई सीधी सपाट सड़क नहीं रहा है। ये लड़खड़ाता हुआ, अजीब और आकर्षक रहा है। हाँ, जिसमें कई सफलताएं हैं और उतनी ही विफलताएं भी। और शायद इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है क्या? कि हम चाहे कितनी भी तरक्की कर लें, हमारे बनाए या उगाए हुए हिस्से शायद ही कभी उन असली अंगों के बराबर हो पाएंगे जिनके साथ हम पैदा हुए हैं। सही बात है। असली चमत्कार तो खुद मानव शरीर है, उसकी जटिलता, उसकी खुद को ठीक करने की अद्भुत क्षमता और उसका हर दिन हर पल बिना रुके हमारे लिए काम करते रहना। हमारी बनाई हर चीज उस असली चीज की एक नकल भर है। बिल्कुल। तो आज की चर्चा सुनने वालों के लिए एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरूर। जैसे जैसे हम अपने शरीर के किसी भी हिस्से को बदलने की ताकत के और करीब पहुंच रहे हैं, हमारी पहचान का क्या होगा? अगर किसी को अपने एक स्वस्थ अंग को एक बेहतर इंजीनियर्ड अंग से बदलने का मौका मिले, जो शायद ज्यादा मजबूत हो या ज्यादा कारगर हो, हाँ, तो क्या ऐसा करना चाहिए? कहाँ पर असली इंसान खत्म होता है और बदला हुआ इंसान शुरू होता है?